सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक शख्सियत से बात करेंगे। उस शख्सियत का नाम है भालचंद कांगू। सीपीआई का बहुत कद्दावर नाम है। हर तहरीक में, हर चरवड़ी में पेश रहने वाले, इस शहर औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले भालचंद कांगू आज औरंगाबाद से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। सियासत क्या चल रही है नेशनल लेवल पर वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हम उनका सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में इस्तकबाल करते हैं। कांगू साहब, जो हालात चल रहे हैं, जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, क्या हालात है, ये किस तरफ ले जा रहे हैं हालात? देखिए, देश तो मजदूरों और किसानों से बनता है। मेहनतकश अवाम जो है वो देश को बनाता है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि आज हमारे देश में राज करने वाले लोग बिल्कुल अलग सोचते हैं। वो सोचते हैं कि देश जो है, जो पैसे वाले पैसे लगाकर कारखाने बनाते हैं, देखिए काम करते हैं, महाराज हाथ में तलवार उठाए, जो वीडियो वायरल हो रहा है, और महाराज ने क्या कहा घाटी दवाखाने में पत्रकारों से बातचीत करते हुए, ये दोनों चीजें आप देखिए और खुद फैसला कीजिए। देश के किसानों में और पैसे वालों के लोगों के बीच आज जो दिल्ली में किसान का संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष की वजह ये है कि लोगों ने चुनी हुई जो सरकार है वो लोगों का या किसानों का सुनने के बजाय वो कानून इस तरह से बना रही है कि जिसका फायदा जो है पैसे वालों को हो। मुझे याद है कि हमारे एक यंग नेता राहुल गांधी ने एक जमाने में इसको सूट बूट की सरकार कहा था। वो सही समझ थी उनकी। मैं समझता हूं कि ये सरकार जो है वो सूट बूट पहनकर इन्वेस्टमेंट करने वाले बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लिए काम करती है। मतलब मुझे अगर दिल्ली का आज क्या चल रहा है ऐसा अगर एक सवाल पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा, दिल्ली ही के बारे में पूछेंगे आप? नहीं तो मैं ये कहूंगा कि आज जो है देश में एक तरफ किसान मजदूर और एक तरफ ये बड़े बड़े कॉरपोरेट चल रहे हैं, और हमारी सरकार जो है कॉरपोरेट की दलाली कर रही है। उसके लिए लड़ाई जो है वो ऐसा लगता है कि सरकार के बीच में और मजदूर किसान के बीच में, लेकिन असलियत जो है वो कॉरपोरेट घरानों के दलालों के बीच में, जिसके अंदर हमारी सरकार सबसे बड़ा अहम रोल अदा करती है, उसके बीच में और मजदूर किसानों के बीच में है। ये असलियत है। असल में इससे आगे जाकर ये जब सब शुरू हुआ प्राइवेटाइजेशन के बारे में और कॉरपोरेट सेक्टर को जब इन्वॉल्व किया गया, उस वक्त तो वामपंथियों की मदद से चलने वाली मनमोहन सिंह की सरकार थी। देखिए, 1990 के बाद जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, अर्थ मंत्री थे, जब उन्होंने सुधारणा लाने की कोशिश की, उसका पुरजोर विरोध जो है वो वामपंथियों ने किया। क्योंकि जब से हमारी समझ ये है कि ये जो बदलाव लाए जा रहे हैं वो कॉरपोरेट घरानों को मदद करने के लिए लिए जा रहे हैं, और उसका मार जो है हिंदुस्तान के गरीबों को बैठे, और वो हो रहा है। हमने लॉकआउट के जमाने में देखा जिस तरह से माइग्रेंट लेबर बड़े पैमाने पर अपने अपने घर में जाने के लिए पैदल चला, साइकिल पे चला, ट्रक में गया, ट्रैक्टर में गया, और जो हालात हुए उससे ये साफ जाहिर हुआ कि ये 25-30 साल में बड़े ढोल बजाकर वो देश की बहुत तरक्की हुई है, देश में गरीबी खत्म हो गई है, ये सब जो नारे लगाए जाते थे उसकी असलियत क्या है ये लोगों के सामने आ गई। जो हम बोल रहे थे कि भाई देश में कुछ गिने चुने लोगों के पास पैसा जमा हो रहा है और बाकी के सब लोग जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो हालात है ये किसके वजह से पैदा हुए? तो ये जो है मैं समझता हूँ जिसको हम आज जागतिकीकरण या ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं उसके वजह से है। आज की भी जो लड़ाई चल रही, देखिए मैं याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि आज किसान लड़ रहे हैं, उसके लिए इसका याद दिलाना बहुत जरूरी है। जब असल में मैं बात करते हुए कहता हूँ, कहीं जो आज जो किसान लड़ रहे हैं, कहीं जो लड़ने का जो वो था कैपेसिटी थी या जो लड़ने का जो तरीका था या उससे जो है, तो आज जो अपोजिशन भी है सिवाय ट्विटर्स के और कुछ नहीं कर रहा है। बराबर है, आप एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या ये जो वामपंथी है इनके अलावा कौन सड़कों पे आज? देखिए, लोग अपने अपनी तरीके से सड़कों पे उतरने की कोशिश कर रहे हैं जी। सवाल अलग अलग हो सकते हैं, सभी सवाल अपने हम समर्थन कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आज देश में जो असंतोष है, मतलब हम देखेंगे कि 2014 में जब मोदी सरकार आए तो सबसे बड़े लड़ाई में कौन उतरा था? तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लोग उतरे थे, फिर जेएनयू के लोग उतरे, फिर बीएचयू के लोग उतरे, फिर इलाहाबाद के, मतलब विद्यार्थी जो थे, रोहित वेमुला के जैसे जो खुदकुशी करनी पड़ी, तो विद्यार्थी पहले लड़ाई में उतरे थे। उसके बाद तो मजदूर और मजदूर और किसान तो हमेशा लड़ाई करते ही हैं। तो इनकी लड़ाई अलग अलग चलती थी। अब ये जो है
विरोधी पार्टियों का काम ये है कि इस लड़ाई को आवाज देना, उनको मदद करके उसको आगे बढ़ाना, वो कोशिश लगातार चल रही है। लेकिन देश में मीडिया और ये कॉरपोरेट घराने और उनको मदद करने वाली सरकार ऐसे इशू को आगे बढ़ने की लाने की कोशिश करती है कि जिसकी वजह से लोगों की जहन में, मैं समझता हूँ, एक गलत कुछ रास्ते निकल जाते हैं। जैसा मैं कहूंगा कि ये सरकार बार बार क्या बोलती है कि हमने CAA और NRC लाया, इससे आम आदमी का क्या फायदा होने वाला है? हमने कश्मीर में 370 कैंसिल किया, आम आदमी का क्या फायदा होने वाला है? हमने ट्रिपल तलाक किया, कितने लोगों का ट्रिपल तलाक का सवाल ये था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक जिस तरह से दिया जाता है वो गलत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद सरकार ने कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सरकार को ये बताना चाहती थी कि हमने कुछ किया है। तो ये सरकार जो है धर्म की राजनीति, अभी भी आप किसानों के आंदोलन में देखते हैं कि जैसे किसान जमना शुरू हुआ तो खलिस्तान का नारे हैं, उसके अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग है। कश्मीर के वक्त, इलेक्शन के वक्त भी हमने देखा ये गुप्तचर, कौन सी वो गुपकर गैंग है, हाँ, और ये गुपकर गैंग को लोगों ने ज्यादा मेजोरिटी दे दी है। तो मतलब उसको चाहते हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि कश्मीर के लोग भी देशद्रोही है क्या? मतलब चित भी पट भी मेरी, चित भी मेरी, पट भी मेरी। अगर तुम इलेक्शन लड़ोगे तो तुम देशद्रोही हो, लोग तुमको चुन के देंगे तो जमहूरियत का विजय होगा बोलने को फिर वो। तो ये इस तरीके से जो गुमराह करने की इनकी जो साजिश है देश को, ये किसानों ने अच्छी तरह से पहचानी है। उसके लिए किसान के आंदोलन में वो उसको पंजाब, हरियाणा, देखो पहले तो वो उसको सिखों का आंदोलन बन के बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनको मालूम हुआ हो नहीं सकता तो खुद गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करने को चले गए। फिर जब उन्होंने कहा कि किसानों को आर्मी के खिलाफ खड़े करो कि तुम आर्मी की रेल रोक रहे हो, फिर उनको मालूम हुआ कि यही किसान जो है उनके ही बच्चे आर्मी में है, तो बाप को बेटे के खिलाफ लड़ना मुश्किल रहेगा। उसके लिए उन्होंने वो भी वापस लिया। अब तीसरा हिस्सा जो है वो वामपंथियों को गाली दे रहे हैं। वामपंथी कैसे कूद के चले आते हर चीज में क्यों चलाते? तो जहाँ पर मजदूर मेहनत का शवाम लड़ता है वहां पर तो वामपंथी जाएंगे, क्योंकि हमारा वो फर्ज समझते हैं। हम उसको पॉलिटिक्स नहीं समझते, हम उसको समझते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि आमतौर पे मेहनत का शवाम अपने हक की अगर लड़ता है तो ये हमारी राजनीति का हिस्सा है कि उसके साथ खड़े रहे। ये हमारा काम है और हम वो करते हैं। उसके लिए इनको तकलीफ होती है, लेकिन इनका जो मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि लोगों में बंटवारा करके, लोगों में फूट पाड़ के सही सवालों से लोगों को गुमराह करना। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि 1990 में जब अर्थमंत्री मनमोहन सिंह ने उसी पे आ रहे तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खत्म कर दी। हाँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हर आदमी के पास रेशन कार्ड था। कांग्रेस में भी, इसमें कांग्रेस भी जिम्मेदार है। तो उन्होंने उसको टारगेटेड बना दिया, मतलब दारिद्र्य रेखा के नीचे लोग हैं उनको ही। अब अफसोस की बात है कि हमारे देश में दारिद्र्य रेखा के नीचे ही 60-70% लोग हैं, उसके लिए वो चलता है। तो जब से वामपंथ ये कोशिश कर रहा था कि लोगों को सस्ते में अनाज मिले, जिसका जिक्र हुआ है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनाज गोडाउन में सड़ने के बजाय लोगों को मुफ्त में बांटो। तो उसके बाद 2013 में कानून पास हुआ, जिसके अंदर वामपंथियों ने बहुत अहम भूमिका निभाई कि 2 रुपये किलो राइस मिलेगा और 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो गेहूं मिलेगा। हम बोल रहे थे 35 किलो एक आदमी को दो, ये 25 किलो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक तरह। तो आज ये टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ये जो अनाज का कानून बना है, फूड सिक्योरिटी एक्ट, यही खतरे में है। आप समझ रहे हो, किसान जो लड़ रहे हैं वो लोगों को लगता है कि अपने मांगों के लिए लड़ रहे हैं, वो सही है, वो उनकी मांगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों से जुड़ा हुआ ये बहुत बुनियादी सवाल है कि ये सार्वजनिक तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसका क्या होगा? यही खतरा है, आप समझ लो। आज वो बोलते नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आगे चल के क्या होगा, कि आगे चल के वो एमएसपी, देखिए 1914 से लेकर 1916 तक एमएसपी नहीं बढ़ी। जो कुछ बढ़ी है 1918-19 में ही बढ़ी है, वो भी 19 का इलेक्शन था उसके लिए बढ़ी। अगर 19 का इलेक्शन नहीं रहता तो एमएसपी 5 साल तक नहीं बढ़ती थी। और ये सरकार का वो एक, क्या बोलता हूँ, एक विक्रम हो जाता था कि भाई 5 साल तक एमएसपी नहीं बढ़ाने वाली सरकार बोल के हो जाता था। तो इनको किसानों के बारे में कोई प्रेम नहीं है, इनको राजनीति करनी हर चीज की, और वही वो कर रहे हैं, और ये किसान अच्छी तरह से जानता है। लेकिन किसान होशियार है। किसान क्या कहता है कि अपने लड़ाई में फूट नहीं पड़नी चाहिए उसको, उसके लिए वो अपने प्लेटफॉर्म पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को आने नहीं देता है। हाँ। और साथ साथ में मजहब और जात के सवालों को दूर रखता है। तो इसकी वजह से ही आज जो सरकार जो है बड़ी अटक गई है कि भाई ये किसान समझ गया उनकी चाल को, और वो चाल को किस तरह से नाकाम क्या इसकी कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से किसान जुड़ रहे हैं और ज्यादा ये फैलते जा रहा है, तो सरकार की ये मुसीबत है। किसान कानून जब आया तो जाहिर बात है कि वो जब आया
किसान कानून लाया गया तो वो लॉकडाउन का टाइम था, कोरोना से लोग पूरा देश पीड़ित था, ठीक है, उस वक्त लाया गया। लेकिन और जो पंजाब में भी चल रहा था वो भी बाहर नहीं आया। तो ये बात तो हकीकत है कि पंजाब के लोग ज्यादा उससे मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान भी उससे मुतासिर हो रहा है किसान कानून से, किसान मजदूर। देखिए, एक तो पहली बात हमने समझना चाहिए कि किसानों के हद तक जो कानून है वो स्टेट कानून है। अच्छा, मतलब हमारे देश में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ कानून जो है वो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे इनकम टैक्स का कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, लेकिन कुछ कानून जो है वो बिल्कुल स्टेट के है और कुछ कानून जो है सेंटर और स्टेट के मिक्स्ड है। लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है उन्होंने स्टेट के हक को कुचलना शुरू कर दिया है, चाहे वो एजुकेशन रहे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी रहे, सब जगह पर वो केंद्र अपने ऐसे कानून बनाते हैं कि वो राज्य सरकार को मजबूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे जीएसटी, अब जीएसटी के बारे में बहुत सरकारों को ऑब्जेक्शन था, लेकिन इन्होंने जिस तरह से उनको मजबूर किया कि भाई यही करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर से साफ होता है कि स्टेट पावर जो है, फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके ऊपर ये हमला कर रहे हैं। और अभी भी उन्होंने वही कहा कि अगर सभी राज्य सरकारों को भरोसे में, विश्वास में लेते हुए अगर वो किसान कानून बात करते तो हो सकता है उसको और 1 साल देर लगती थी, लेकिन किसान को ये लगता था कि भाई हमारे को भरोसे में लिया गया है। लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अपने जो मालिक है अंबानी, अडानी और कंपनी जो है उनको खुश करना ये इनका बेसिक काम है और उसके साथ जुड़े हुए लगे हुए हैं। और ये किसान समझता है, ये तो जरूरी नहीं है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आते ही किसानों की जमीन चली जाएगी, ये तो एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस में से जमीन कैसे चली जाएंगे? लेकिन कांगो साहब देखिए, प्रॉब्लम ऐसा है कि 2011 का सेंसस देखिए और 2001 का सेंसस देखिए, 2 करोड़ किसानों ने अपनी जमीन छोड़ दी। अच्छा, आज भी बड़े पैमाने पर जो है किसान जो है लीज फार्मिंग करते हैं, मतलब वो दे देते बटाई से दे देते हैं। मतलब वो जो किसान जो है वो खुद वहां पर रह के इतना कमा नहीं सकता कि उसकी खुशहाल जिंदगी रहे, उसके लिए कहीं वो दुकान चलाता है, कहीं नौकरी करता है, कहीं और बिजनेस करता है और खेती बटाई से देता है, तो उसको 2 पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वो बटाई करने वाला है उसको किसी भी तरह की राहत नहीं मिलती, तो वो भी मुश्किल में है। अब कल जो है इसका फायदा उठाकर वो किसानों को धीरे धीरे ऑलरेडी फोर्स कर रहे हैं। आपने देखा मोदी सरकार से सबसे बड़ी पहली लड़ाई हुई थी वो लैंड एक्विजिशन एक्ट की हुई थी, वो वापस लेना पड़ा था। तो बड़े किसानों ने पहली जीत हासिल की थी कि वो मोदी सरकार को वो कानून बदलने के लिए उन्होंने मजबूर किया था। इसलिए किसानों को लगता है कि हम मजबूर कर सकते हैं, उसके लिए वो डट के खड़े हैं। और किसानों की लड़ाई ये सही सवालों के लिए, उसके लिए हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी एक बात जो आपने कही, देखिए कोरोना के वक्त संकट आया हुआ है, सब लोग सहमे हुए हैं, लोग इकट्ठा होते नहीं, डर है, आंदोलन नहीं होता है, सब लोगों को इकट्ठा लाके काम करने में दिक्कत होती है, पुलिस भी अरेस्ट करते हैं और लोग भी जमा होने से तो इसका फायदा उठाकर सरकार जो है वो, सरकार को कहा जा रहा है, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो यही वक्त है कि जो आपको रिफॉर्म करने वो कर लो। और उसीलिए उन्होंने देखा जल्द में उन्होंने जो है लेबर कानून 4 लेबर कोड पास कर लिए, मतलब मजदूर रोड पे नहीं आ सकेगा, किसान के बाद में लेबर पे आएंगे, पहले किसान। नहीं, तो मैं बता रहा हूँ, तो मजदूरों पे हमला कर दिया, अब लेबर किसानों पे हमला कर दिया। मतलब कोरोना को वो एक कहावत है कि भाई संकट को संधि में, संकट वो तो जो खतरा है उसको अपॉर्चुनिटी में, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नाजायज फायदा हम बोल सकते हैं, लेकिन उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सरकार का वो रवैया है। अच्छा, ये जो है अब आप ये जो किसान आंदोलन है, अब जो है बहुत चड़वड़ी में काफी कांगो, मतलब चड़वड़ी के आदमी बाजू बैठे हैं जो है, तो लोमटे वो भी जो है, तो चड़वड़ी के आदमी, राम बैती, मैं सबको जानता हूँ आपको। तो ये जो है अब ये आप जो तहरीक चल रही है या जो ये मूवमेंट चल रहा है किसानों का, ये इसको आप किस रुख पे देखते हैं, कहाँ जाकर खत्म होगा? देखिए, मेरे साथ कॉमरेड पंडित मुंडे हैं, कॉमरेड अपने सुभाष, मेरे साथी सुभाष लोमटे, अभय टकसाल है, हम सब लोग जो है जब कभी भी हमको लड़ने का मौका मिलता है तो हम मेहनत का शवाम का आवाज उठाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं तो 1968 से औरंगाबाद में हर चीज के लिए लड़ रहा हूँ। तो हम ये किसानों के सवाल, किसानों की लड़ाई जो है बहुत लोगों के साथ चल रही है, ये लंबी जाएगी, ये लंबी लड़ेगी। ये लड़ाई देखो, किसान ये 3 कानून वापस लेने के बाद भी किसान की लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि आज की जो इकोनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन जिसको कहा जाता है, उसका मेन उद्देश्य जो है वो किसानों की जमीन को अपने कब्जे में लेना, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, ये कॉर्पोरेट की दिशा रही है।
आप देखिए 1986 में आप बहुत तफसील से बोल सकते हैं, मेरे लिए कोई मसला नहीं, आप 1986 पूरा समझाइए मुझे। देखिए खेती और खेती से संबंधित सभी सवाल जो है वो 1986 तक हर एक देश, हर एक कंट्री अपनी अपनी तरह से सुलझाती थी, उसके अंदर किसी का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन 1986 में जो जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ जो GATT बोलते हैं, उसकी जो मीटिंग हुई तो कौन से मुद्दे पर वो मीटिंग खत्म हो गई कि उसके अंदर ये कहा गया, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड ये और कॉर्पोरेट जो सपोर्टर्स है उनसे कहा गया, सरमायादारों से ये कहा गया कि एग्रीकल्चर में हम जैसे चाहिए वैसे आप जो बदलाव करें। तो जाहिर बात है कि हमारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर तीसरी दुनिया जिसके अंदर ज्यादा लोग जो है वो खेती पर निर्भर है, उन लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो उसके लिए फिर धीरे धीरे वही विरोध चालू है अभी भी। दोहा राउंड जिसको हम बोलते हैं 2000 राउंड में, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट लोग जो हैं उनको उनकी सरकारें बहुत पैसा देती है। मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि मोदी सरकार को, अभी मोदी जी को कुछ अवार्ड मिला अमेरिका की तरफ से, बड़े खुश हो गए हम लोग। लेकिन ये कितने लोगों को मालूम है कि ट्रंप और मोदी की जब मीटिंग हुई तो एग्रीकल्चर, अमेरिका ये इंडस्ट्रियल कंट्री है लेकिन उनके कॉर्पोरेट इतने मजबूत हो गए हैं कि वो एग्रीकल्चर, मेज, मक्का है, हमारा सोयाबीन है, ये अमेरिका इतना प्रोड्यूस करता है कि वो पूरी दुनिया को खरीदने पे मजबूर करता है। तो हम लोगों को $6 बिलियन का उन्होंने जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेने पे मजबूर किया है। तो अमेरिका दबाव तंत्र काम कर रहा है, मतलब हाँ, तो ये दबाव तंत्र है और हमारी खेती और हमारी खेती के किसान सब संकट में आए हुए हैं। तो ये जो है सवाल है, जैसा अभी प्याज के बारे में आप देख रहे हैं कि आज जाहिर हुआ कि 1 तारीख से प्याज का जो एक्सपोर्ट था वो फिर से शुरू होगा, लेकिन बंद क्यों हुआ था? बाहर का जो है तो लेना था। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि सरकार जो है वो यही करती है काम कि ये 1986 तक जो है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई पाबंदी नहीं थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर। हर गवर्नमेंट अपना तय कर सकती थी, लेकिन अब इन्होंने पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। आपको इंपोर्ट जरूरत हो ना हो, आपको इंपोर्ट इतना 5%, 10% करना ही पड़ेगा। तो ये किसका फायदा है? ये कॉर्पोरेट जो ये बिजनेस में इन्वॉल्व हुई है उसका फायदा है। फॉरवर्ड ट्रेडिंग आ गया है, मतलब आप खेत बद देखते नहीं लेकिन एडवांस खेती प्रोडक्ट्स आने के पहले ही आप बुकिंग कर लेते हो कि मैं इतना पैसा आपको दे दूंगा। तो ये लॉटरी सिस्टम के जैसा कर रहे हैं। तो ये सब कॉर्पोरेट घरानों को मदद करने के लिए सब बदलाव आ रहे हैं, जिसका असर जो है एक तरफ मेहनत का शवाम जो अनाज खरीद के काम करता है उनके ऊपर पड़ेगा और दूसरी तरफ ये अनाज तैयार करने वाले लोगों पे पड़ेगा। इसीलिए किसान और मजदूर एक आना ये आज की जरूरत है और वो हम उसी तरह से किसान जो है, किसान इसकी बारीकियों को कहीं समझ गया है? देखिए, बड़ा किसान इसको समझ गया है। अच्छा, जो किसान को गवर्नमेंट की खरीदारी से फायदा होता है वो इसको बारकाई से समझ गया कि गवर्नमेंट अगर ये बिजनेस में नहीं रहेगी तो अपना कितना नुकसान होगा। मतलब ये समझ तो एफडी, ये जो उसके गोडाउन होते हैं गवर्नमेंट के, नहीं गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट अगर बोलती है कि हम मार्केट में आएंगे तो गवर्नमेंट से कम्पीट करना ये बड़े बड़े कंपनियों के लिए भी अब मुश्किल की बात हो जाएगी। तो मोदी जी का मेन मकसद ये है कि गवर्नमेंट को विड्रॉ करना है, लेकिन आज के जमाने में एकदम विड्रॉ करेंगे तो हंगामा हो जाएगा। उसके लिए वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। आज पहले तैयारी क्या कर रहे हैं कि भाई प्राइवेट पार्टीज को बोल रहे हैं आके खरीद करो, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो प्राइवेट पार्टी जैसा खरीदी करना शुरू करेंगी, ये गवर्नमेंट की खरीदी धीरे धीरे बंद कर देंगे और जैसी गवर्नमेंट की खरीदी बंद हो जाएगी किसान मजबूर हो जाएंगे बाहर बेचने के लिए। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो बिचौलिए है, मोदी सरकार या बीजेपी ये कह रही है जो बिचौलिए है वो भी तो वही काम करते हैं जो कंपनीज करेंगी। सवाल ऐसा है कि बिचौलियों की ताकत पूरे मार्केट को कंट्रोल करने की नहीं है। हाँ, कॉर्पोरेट की ताकत जो है पूरे मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। जैसा मैं एग्जांपल देता हूं कि उबर और ओला और प्राइवेट छोटे छोटे टैक्सी चलाने वाले, इनमें फर्क है कि नहीं? उबर ओला वो तो ऑनलाइन बुकिंग करके काम और कितना भी नुकसान होने दो, वो 15-15 साल तक नुकसान झेलकर छोटे टैक्सी वालों को मार्केट में से बाहर फेंक। तो इतना बड़ा गेम है इसमें इतना बड़ा गेम है और वो किसान समझ रहा है कि पूरी दुनिया में वो गेम देख रहा है ना क्या हो रहा है, तो उसको मालूम है। ये जो किसानों का जो चल रहा है मूवमेंट वो ये सीमित है, मतलब जो है तो ये तो बीजेपी और उसके पूरे जितनी भी है पार्टीज है या गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि ये खाली पंजाब के लोगों तक है। ये उनकी कोशिश है, ऐसा नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। देखिए, एमएसपी जो है, पहले तो समझ लीजिए कि हमारे देश में जितना प्रोडक्ट होता है सबके ऊपर एमएसपी नहीं है, सिर्फ 23 गन्ने वगैरह पे तो नहीं है, वो एफआरपी है।
कपास के लिए एफआरपी है, गन्ने के लिए एफआरपी, अलग अलग तरह, जैसे टी के लिए केरला में टी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, रबर के लिए रबर बोर्ड है, तो अलग अलग सिस्टम है। तो एमएसपी जो है वो सिर्फ 23 प्रोडक्ट्स के ऊपर है, तो एमएसपी सभी के ऊपर नहीं है। दूसरी बात जो है, एमएसपी खरीदते वक्त भी हर एक स्टेट में एमएसपी अलग अलग है और उसका खेल किया जाता है। जैसा कि एमएसपी मैंने अगर बोल दिया कि एमएसपी 2000 है, तो लोगों को लगता है सबको 2000 नहीं मिलता है, वो ए ग्रेड को मिलता है। तो ग्रेड अनाज का ग्रेडेशन करने के बाद मिनिमम प्राइस रेट है ना, मिनिमम प्राइस अच्छे माल को है, तो सभी माल को कम करते, तो ग्रेडेशन ही नहीं करते लोग। तो एमएसपी में भी झगड़े बहुत है, ऐसा नहीं है कि एमएसपी मिलने के बाद हो, लेकिन एमएसपी में कम से कम एक मिनिमम गारंटी है और गवर्नमेंट का एश्योरेंस है मार्केट में आएंगे। तो दूसरा जो कंपटीशन करने जाने वाला है उसको सोचना पड़ता है कि भाई मैं अगर बहुत कम दूंगा तो ये लोग आएंगे नहीं मेरे पास। उसके लिए वो एक मार्केट में कंपटीशन फेयर रखने की एक प्रोसेस है। अब किसान को ये मालूम है कि गवर्नमेंट अगर उससे विड्रॉ हो जाएगी तो ये फेयर प्रोसेस नहीं रहेगा, ये मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली होने के बाद आप मजबूर हैं, जैसे अनेक और बिजनेस में देखते हैं कि मोनोपोली है। जैसे प्राइवेट एसटी है तो आदमी को कुछ ना कुछ राहत है, अगर एसटी नहीं रही तो पब्लिक जो दिवाली के टाइम या ईद के टाइम पे हम देखते हैं कि वो जो टिकट बोलते हैं उसके ऊपर आप लेकर आपको बैठना पड़ता है, जिस हालात में बिठाते हैं उस हालात में बिठाना पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो किसान जो कानून है, इसमें सिर्फ खेती वाले मुतासिर हो रहे हैं कि खेत में काम करने वाले भी मुतासिर हो रहे हैं? देखिए, खेत में काम करने वाला आदमी रेशन के ऊपर जिंदा रहता है। अच्छा। और रेशन किसानों को जो दाम मिलता है उसके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। उसके लिए खेती का मजदूर भी उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, उसके लिए वो किसान के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये जो है, अब जैसा कि आपकी बातों से ये लग रहा है कि ये जल्दी हल होने वाला नहीं है। हालांकि कल एक मीटिंग होने वाली है 30 तारीख को, और किसान भी अड़े हुए अपनी मांगों पर कि ये पहले कानून वापस लो, बाद में बात करो, ठीक है। और पूरी बीजेपी की पूरी फौज लगी है कि जो है ये बहुत फायदेमंद है, और इसमें तो महाराष्ट्र के नहीं है, इसमें मध्य प्रदेश के किसान नहीं है, इसमें केरला के किसान नहीं है। तो केरला में आपकी सरकार है, मतलब मैं जो है तो इस पर अब आ रहा हूँ, केरला में आपकी सरकार है, तो वहाँ के किसान इस मूवमेंट में या इस किसानों के आंदोलन में क्यों शरीक नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है, केरल गवर्नमेंट ने जो है इस आंदोलन को सपोर्ट डिक्लेयर किया है। हाँ, और सीधा खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई हम इसके साथ खड़े हैं। लेकिन केरला में गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है किसानों के लिए काफी अच्छा है। जैसे केरल का जो मेन प्रोडक्ट है टी, कॉफी और मसाले, इसके लिए, और रबर, इसके लिए गवर्नमेंट की बोर्ड है और वो बोर्ड प्राइस डिक्लेयर करता है। उसके लिए एमएसपी का सवाल नहीं, और उनको कुछ लेना देना नहीं है किसानों को। तो इसीलिए केरल का किसान जो है, कोऑपरेटिव मूवमेंट वहाँ पे मजबूत है। गवर्नमेंट के शॉप्स है जो फ्रूट बेचते हैं, जो है सब्जी बेचते हैं, और वो गवर्नमेंट खरीदती है, उसके लिए उनको वो डर नहीं है। उसके लिए वहां का किसान ज्यादा नहीं जाता। अच्छा, दूसरी बात, केरल का किसान दिल्ली जाएगा तो क्या प्लेन से जाएगा क्या? उसको तो ट्रेन से जाना पड़ता है। कितने ट्रेन आपने रखे हैं दिल्ली जाने के लिए? ट्रेन पे कितनी पाबंदियां, कितने लोग आप लेके जा सकते हैं? कोरोना के टाइम पे पहले जैसा आप जैसे एक दूसरे के ऊपर सो के जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हो। तो ये भी मजबूरियां हैं, ये सब मालूम है सबको। लेकिन इसके बावजूद भी केरल के लोग वहां पर पहुंचे, रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे। जैसे हमारे केरल के जो एमपी है कॉमरेड विनय विश्वम, ये 1 महीने से डेली किसानों के जाके वहां पर सिर्फ बैठते नहीं है, तो खाना पका के उनको परोसने का भी काम करते हैं। तो केरल के ऐसे इनके राजेश बोल के जो राज्यसभा के एमपी है, तो वो तो पहले दिन से वहां पर बैठे हुए हैं। राजेश भी। तो ये केरल के एमपी वहां पे बैठे हैं, तो ऑब्वियसली केरल की जनता का सपोर्ट है, उसके लिए तो जाके बैठे हैं। उनको मालूम है कि अगर हम वहां पे नहीं गए तो केरल में हमको पूछेंगे लोग कि तुम क्या कर रहे थे। तो ये तो किसान कानून या किसान की जो अभी चल रहा है आंदोलन, इसको आप किस रुख पर देखते हैं और इसका अंत क्या होने वाला? देखिए, मैं जरा तफसीलवार बात करो, कोई मसला नहीं। हमारे देश में जो बुनियादी लड़ाई जो चल रही है, वो हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में चल रही है। वो ऐसा है कि बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, वो सभी इकोनॉमी अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर एक ऐसी इकोनॉमी है जो दुनिया में सबसे बड़ी, 50% से ज्यादा लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो वो समझते ही हमारे कंट्रोल में आनी चाहिए। अब कॉरपोरेट कंट्रोल में एग्रीकल्चर जाना, इसका मतलब क्या है? मतलब हर चीज का तो इसका मतलब जो है कि किसान जो आज मालिक, खुद को मालिक समझता है, वो मजदूर या कॉन्ट्रैक्टर हो जाना वो नहीं चाहता है।
तो एक तरफ वो लड़ रहा है अपने हक के लिए और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट कंट्रोल करने के बाद मोनोपोली होती है और वो जो प्राइस बोलते हैं वो हमको लेनी पड़ती है। उसके लिए आम जो मजदूर है, मेहनत का शवाम है, जो आज रेशनिंग व्यवस्था और इससे सस्ते में अनाज लेता है, वो भी मजबूर होता है। जैसा अमेरिका में हम देखते हैं कि कम्युनिटी किचन चलाने पड़ते हैं, फूड कूपन देने पड़ते हैं। इतनी बड़ी रईस अमेरिका है, लेकिन वहां पर 3-4 करोड़ लोग भूखे हैं। मतलब अनाज गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाएगा, फिर आपको ये डर है? बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाएगा, और पहुंचा तो भी खरीद नहीं सकेंगे। अच्छा। मगर उसके लिए गवर्नमेंट जो है, देखिए आखिर में कोई भी गवर्नमेंट जो है लोगों को कुछ राहत दिए मगर जिंदा नहीं रह सकती। हाँ। आज मोदी सरकार भी कितना भी चाहे तो उनको, जैसा मैं एग्जाम्पल 6,000 रुपए तो दिए। नहीं, वो तो राहुल गांधी ने बोला कि हम 72,000 देंगे चुन के आने के बाद, उसके लिए उन्होंने 6,000 रुपए देना शुरू कर दिया। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि 2014 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर चुनकर आए और उन्होंने पहला भाषण जो पार्लियामेंट में किया था, वो आप फिर से निकाल के देखिए। उन्होंने मनरेगा, मतलब जो रोजगार हमी योजना है, जो किसान खेत मजदूरों को गांव में काम देती है, उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि हमारा देश गरीब रखने में कांग्रेस और सभी पार्टियों का हाथ है, उसके लिए ऐसी योजना बनाई जाती है। वही सरकार जो बोलती थी कि मनरेगा के लिए, मनरेगा ये बेकार है, मनरेगा से ये होता है, वही सरकार 2019 में बोलने लगी कि मनरेगा के लिए हमने 40,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अच्छा। हमने लोगों को इतना काम दिया है। क्यों भाई, क्यों? अगर मनरेगा आपको लगता था कि गलत लाए हैं तो मनरेगा बंद करना था। तो आपकी जो बात है ना, कोई गवर्नमेंट जो है तो बगैर उसके चल नहीं सकती। उनको मालूम है कि मनरेगा खत्म करेंगे तो हमारा देश चलना मुश्किल है। गांव के करोड़ों लोग जो है शहर की तरफ आ जाएंगे और शहर में उनको रहने को जगह नहीं, काम नहीं, असंतोष हो जाएगा। तो उसके लिए उनको जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट भी करना पड़ता है, उनको जो है रेशनिंग भी रखनी पड़ती है, उनको जो ये करना पड़ता है। मगर सोच समझकर गरीबों को मदद करने के लिए करना और मजबूरी बोल के करना, ये दो अलग चीज, दो अलग जो आपने मेरे को पहले सवाल पूछा था कि मनमोहन सिंह, कांग्रेस भी यही करती है और बीजेपी ये करता, आपको कांग्रेस सोच समझ के करती थी और ये मजबूरी। कांग्रेस आपके प्रेशर में भी थी? नहीं, कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो एक हिस्ट्री है, नेशनल स्ट्रगल की हिस्ट्री है, लोगों को, सभी लोगों को साथ में लेके जाने की उनकी एक परंपरा है, एक इतिहास है, जो इनको नहीं है। देखिए, इन्होंने इंडिपेंडेंट आजादी के स्ट्रगल को विरोध किया। आजादी के बाद जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां दिवाली में जा रही थी, उसका जब नेशनलाइजेशन हुआ बचाने के लिए, आम आदमी को मदद, इसका विरोध किया। बैंक नेशनलाइजेशन का इन्होंने विरोध किया। कोयले खदान के रेशनिंग का नेशनलाइजेशन का इन्होंने विरोध किया। जितने जनता के फायदे के कानून बनते आए, सब जगह ये विरोध खुल के खड़े रहे। तो क्योंकि इनकी पहले से ही सोच है कि हमने अमेरिका से दोस्ती करनी चाहिए और सरमायादारों को हमारे देश में खुली छूट देनी चाहिए, जब ही जो है हमारा देश बड़ा बनेगा, हमारा देश मजबूत बनेगा। मगर कांग्रेस की सोच जो थी वो आजादी की सोच की थी कि देश जब बड़ा कब बनता है कि लोगों के बुनियादी सवाल अगर हल होते हैं तो देश बड़ा बनता है। आप समझ रहे हैं? तो कांग्रेस की सोच काफी दिनों तक क्योंकि आजादी के आंदोलन से वो उपजी हुई संगठन थी, उसके लिए काफी दिनों तक उनकी सोच ये रही कि भाई गरीबों को साथ में लेके हमको जाना है। मगर कांग्रेस में भी दोनों रूप थे। सरमायादारों का भी एक अपनी ताकत थी। जैसे जैसे सरमायादारों का आवाज बढ़ने लगा, जैसा कांग्रेस लोगों से दूर होती गई, और आज हम देख रहे हैं कि सरमायादारों ने इतना ले लिया था कांग्रेस की, कांग्रेस भी खत्म हो गई। तो बीजेपी भी वही राज पे जाएगी कि लोगों को साथ में रखे बगैर अगर तुम काम करोगे तो लोग आज ना कल तुमको हका देंगे। अब ये तो बहुत किसान, खेत मजदूर और जो है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे अपना डिस्कस हुआ। अब जो है जिससे आपका मूवमेंट, आपका सीपीआई या वामपंथ जिससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और जिसके बारे में आपने आवाजें भी उठाई, वो था कामगार कानून। उसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, कामगार उसका नुकसान क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब ये नया, जिसको ग्लोबलाइजेशन का नया दौर शुरू हुआ, जब से सरमायादारों की मांग क्या है कि भाई हमको जो है लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब अमेरिका में मजदूर कभी भी ले सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। इंग्लैंड में मजदूर कभी भी ले सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग बोला जाता है कि ऐसा करो बोल। तो उस तरह से कानून हमारे पास भी बनाओ, ऐसा उनका कहना है। सरकार ने कोशिश की, लेकिन सब मजदूर इकट्ठा हो गए, सभी संगठन इकट्ठा हो गए और सभी संगठनों ने इतनी लड़ाई की कि अब तक 2010 तक कोई कानून बदलने की हिम्मत किसी की हुई नहीं। मगर सरमायादारों ने रास्ता निकाला और सरकार ने उनको मदद की। किस तरह से मदद की कि उन्होंने ठेकेदारी शुरू की, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू कर दी
मिनिमम वेज देना नहीं, और सरकार ने जो है उसके ऊपर एक्शन लेना नहीं, मतलब आप कुछ भी करो हम उसको नजरअंदाज करेंगे, ये स्टाइल थी। लेकिन कानून बदलने की हिम्मत नहीं थी मोदी सरकार ने। लेकिन पहले ही आते ही कानून बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया। और वक्त भी कौन सा ढूंढा, कोरोना का ढूंढा, जब मजदूर पहले ही मार खा रहा है। तो ऐसे वक्त उन्होंने मजदूरों पर हमला किया, और मजदूरों पे हमला करके उन्होंने जो कानून बदला है उसमें 3 बुनियादी बात की है। एक तो हमारे देश में पहले कानून ये था कि भाई अगर आपके पास 100 मजदूरों से ज्यादा अगर मजदूर है तो आप कंपनी बंद नहीं कर सकते, ऐसा कानून नहीं था। मजदूरों को निकाल नहीं सकते, ऐसा कानून नहीं था। कानून ऐसा था कि आपको निकालना है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन लेने के लिए फिर वो परमिशन प्रोसेस में था। प्रोसेस में इसमें यूनियन को भी अपना कहना रखने का चांस मिलता था। अब उससे उनको खतरा लगने लगा, उन्होंने उसके लिए वो कानून 100 लगा, 100 के जगह 300 मजदूर कर दिए। 300 मजदूर अगर है तो ही कानून लागू करेगा। हमारे देश में अब 99% फैक्ट्रियां 300 मजदूरों के नीचे की हैं, तो इसका मतलब 99% सरमायादारोों को लगा कि अब तो खत्म हो गया किस्सा। तो यही बदलाव करते हैं। दूसरा बदलाव उन्होंने क्या किया, मजदूर लड़ाई अगर कर सकता है तो मालिक डरता है, और मालिक मजबूर होता है मजदूरों की बात सुनने। और इसका सबसे बड़ा हथियार है स्ट्राइक जी। इसके ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। इस तरह से कानून बनाया है कि अब हम स्ट्राइक कर ही नहीं सकते। मतलब स्ट्राइक की नोटिस देते ही उसको कंसीलिएशन में एडमिट करने का इन्होंने कानून लाया। मतलब क्या होता है कि एक बार कंसीलिएशन में अगर कानून एडमिट हो जाता है तो स्ट्राइक इल्लीगल होता है, और इल्लीगल हो गया तो कोई भी मजदूर लीडर को निकाल सकते हैं। उसका मतलब स्ट्राइक होगा नहीं, अगर हुआ तो इल्लीगल स्ट्राइक बोल के सबको निकालना आसान हो जाएगा। और वो कंसीलिएशन कितने दिन चलेगा उसका कोई मालूम नहीं, 4 साल भी चल सकता है। तो ये इस तरह से उन्होंने जो है मजदूरों को मदद करने का अभी उन्होंने नया एक कानून निकाला। पहले कैसा था कि शिफ्ट आपको 10 घंटे की रख सकते थे, और 10 घंटे में आपको 4 घंटे के बाद जो है 5 घंटे के बाद कम से कम आधा घंटा छुट्टी देनी पड़ती थी। तो समझो 10 घंटे में अगर 5 घंटे के बाद आप छुट्टी देंगे तो 10 घंटे ड्यूटी नहीं हो सकती। उसके लिए 8 घंटे की ड्यूटी आ गई, आप समझ लेकिन अब उन्होंने 10 घंटे की जगह 12 घंटे कर 12 घंटे हो गए। अब 12 घंटे में आपको 5 घंटे के बाद आधा छुट्टी देके फिर 5 घंटा और फिर छुट्टी दे सकते हैं। और आज मालिक, बहुत से मालिक ये सोच रहे हैं कि भाई हम अब 3 शिफ्ट की जगह 2 शिफ्ट बनाएंगे, आदमी भी कम लगेंगे, वर्कर्स कम लगेंगे, 10.5 साढ़े 10 घंटे का काम करने लगाएंगे, तनख्वाह उतना ही देंगे क्योंकि शिफ्ट पे तनख्वाह मिलता है। हाँ, शिफ्ट पे तनख्वाह। तो ये सब होशियारी वो कर रहे हैं मालिकों को मदद करने के लिए। मजदूर इसको अच्छी तरह से जान रहे हैं, उसके लिए मजदूर जो है लड़ाई कर रहा है कि भाई ये बदलाव जो रहा है वो लाइए मत कानून। मजदूर किसानों से कमजोर लड़ाई कर रहा है, मतलब किसान जिस ताकत से कर रहे हैं मजदूर कमजोरी से कर रहा है। मजदूर जो है रोड अभी बंद नहीं कर रहे। मजदूर देखो, मजदूरों का मेन लड़ाई जो है वो फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम करना, बंद करना, ऐसा रहता है। उसका डायरेक्ट असर एकदम नहीं होता। हाँ, अगर रेलवे बंद हो गई, ST बंद हो गई तो हो सकता है, लेकिन वो एसेंशियल एक्ट में बैठता है, उसके लिए वहां पे जल्दी स्ट्राइक नहीं हो सकता है। किसानों का वैसा कुछ नहीं है। किसानों को आप ना डिसमिस कर सकते हैं, ना सस्पेंड कर सकते हैं, सिर्फ जेल में भेज सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वो जेल में जाने को डरता नहीं है, और सब किसानों को जेल में भेजेंगे। वो इतने निडर लग रहे हैं कि कुछ भी बोल रहे हो। और सब किसान अगर जेल में बैठेंगे तो आपकी जो सिस्टम ही खत्म हो जाएगी। प्रोडक्शन कौन करेगा भाई? तो उस किसानों को अपनी ताकत मालूम है, उसके लिए किसान रोड अड़ा रहे बैठे। टकेट का कल एक मैं बयान देख रहा था परसों, महेंद्र टकेत के बेटे जो प्रवक्ता है, तो कह रहे थे कि हम किसान आंदोलन ऐसा करेंगे कि खेत में कुछ बोएंगे नहीं, अपने भर का बोएंगे और खाएंगे। देखिए, मैं इसको हंसता नहीं हूँ। 2011 में महाराष्ट्र में पहली बार किसान स्ट्राइक की बात हुई थी। हाँ, किसान स्ट्राइक, यस। लोगों ने दूध भी रास्ते पे डाल दिया था कि हम दूध भी जाने नहीं देंगे, कुछ भी गांव से सब्जी नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं। आप चलाओ शहर। तो किसान अगर मैदान में वाकई में उतर गया तो बड़ा मुश्किल है लड़ाई करना। तो उन्हें बता रहे थे वो, और सरकार उसको ही डरता है, ये समझ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भालचंद कांगो। काफी कुछ लंबी बातचीत की जा सकती थी, लेकिन जो है आज के लिए बस इतना ही। लेकिन कांगो ने बहुत खुल के बताया कि किसान क्या चाहते हैं, मजदूरों से ये गवर्नमेंट किस तरीके से पेश आ रही, गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, गवर्नमेंट के जो है तो खवानीन है, गवर्नमेंट ने जो कानून लाए हैं, उसके बारे में भी कांगो तफसील से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अब हम इजाजत चाहते हैं इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे, किसी एक मेहमान से मिलाएंगे। तब तक के लिए इजाजत। शुक्रिया भाई।